आज का जो टॉपिक है योग वासिष्ठ प्रैक्टिकल पाथवे फॉर अ ब्लिसफुल लाइफ। तो योग वासिष्ठ पे बाद में आएंगे। कल जब मैं इस व्याख्यान के बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ लाइन लिखी थी जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पाथवे फॉर अ ब्लिसफुल लाइफ, तो हम ब्लिसफुल लाइफ का मतलब क्या समझते हैं। तो मैंने बहुत सारे कुछ काउंटर क्वेश्चन अपने माइंड में लिखे कि आखिर हो क्या सकता है। तो व्हाट इज ब्लिसफुल लाइफ? Whatever I want to do in my life, I can do that. मे बी ब्लिसफुल लाइफ, कि मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहता हूँ अगर वो कर पा रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरा जीवन एक आनंदमय जीवन है, परिपूर्ण जीवन है, माई लाइफ इज ब्लिसफुल। या दूसरा विकल्प मैंने लिखा, वॉट एवर आई वॉन्ट टू अचीव इन माई लाइफ, इफ आई कैन अचीव देन आई कैन से माई लाइफ इज अ ब्लिसफुल लाइफ। तीसरा लिखा, हैविंग एन ऑर्गेनाइज्ड एंड पर्पसफुल लाइफ, एक बहुत ही व्यवस्थित और सोद्देश्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या, अपनी क्रिया विधियों को मैंने व्यवस्थित किया, वो ब्लिसफुल लाइफ है क्या? या enjoying and living each and every moment of life with full potential, as every moment of life is a unique and new which will not be repeated again। अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षण को पूर्ण सजगता, पूर्ण आनंद, पूर्ण समर्पण, पूर्ण मनोभाव से जीना, क्योंकि ये प्रत्येक क्षण अद्वितीय है, ये वापस कभी भी जीवन में नहीं आएगा। हमें देखने में तो आज संडे है, फिर अगले हफ्ते संडे आ जाएगा, लेकिन 13 जून 2021 दोबारा इस जब तक हमारा जीवन या जब तक ये रोटेशन पॉलिसी सन और अर्थ की जो भी चल रही चलेगी तब तक नहीं आएगा। तो क्या हम प्रत्येक क्षण को पूर्ण रूप से जिए, यही ब्लिसफुल लाइफ है? या आई शुड हैव ऑल द लग्जरीज टू लिव एंड फुलफिल ऑल द डिजायर्स। लास्ट में मैंने लिखा कि या तो सारे जो भोग या एक बहुत सुखमय जीवन जीने के लिए जो कुछ भी सामग्री होनी चाहिए वो सब कुछ मेरे पास हो और मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकूं, क्या ये ब्लिसफुल लाइफ है? तो कुछ मैंने संभावनाएं तलाशी कि आखिर ब्लिसफुल लाइफ हो क्या सकती है। तो मेरा अपना कंक्लूजन ब्लिसफुल लाइफ का यही है कि हम जीवन के प्रत्येक क्षण को पूर्णता के साथ जिए और उस प्रत्येक क्षण की नवीनता को और उसके यूनिकनेस को अनुभव करें, क्योंकि वो क्षण दोबारा नहीं आएगा। जैसे जब हमारा जीवन आरंभ होता है तो बहुत छोटे रहते हैं हम, फिर बालक बनते हैं, फिर विद्यार्थी जीवन आता है, वो एक लंबे समय तक चलता रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फिर पीएचडी, पोस्ट डॉक, लंबी यात्रा पे हम निकलते हैं। उसके बाद फिर किसी न किसी व्यवसाय या किसी न किसी सर्विस में हम अपने आप को अटैच करते हैं जिससे अपने लाइफ को आगे मूव ऑन कर सकें। तो अब ये पूरी प्रक्रिया में कई बार हमें लगता है कि हमें एक जीवन की तैयारी करना है, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग माय लाइफ, और अब हम जीवन जिए। और वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कभी होता नहीं। तो अगर हम आज तैयारी कर रहे हैं कल अच्छे की, तो ऐसा होता नहीं। तो आज तैयारी के समय भी हमें उतने आनंदित, इतनी पूर्णता के साथ जीना है और कल जो आएगा उसको भी उसी तरह से हमें एंजॉय करना है। और जिस तरह की आज हम परिस्थिति में हम सब इस कुरूप के साथ संघर्ष में जीवन है, तो वो भी कहीं न कहीं एक लेसन, एक टीचिंग, एक सबक दे रहा है हमें कि जीवन में हमें फिर से रिविजिट करना चाहिए कि हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है और हमारी जो जीवन शैली है उसको हम किस तरह से एक आदर्शमय रूप में दे सकते हैं। तो एक पुनर्चिंतन का ये समय है जिसको एक सदुपयोग के रूप में भी लेना चाहिए। यद्यपि ये तो बहुत भीषण काल है जिसमें सभी के लिए विपरीत समय है, लेकिन विपरीत समय में भी अगर हम कुछ सकारात्मकता लेके आ पाए, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर पाए, जिस आपाधापी में हम भागे जा रहे थे, दौड़े जा रहे थे, वहां रुके और फिर से पुनर्चिंतन करके जीवन को फिर से व्यवस्थित करें, फिर से नव ऊर्जा के साथ अपने लाइफ को आगे करें, ये इसको एक सकारात्मक संदेश के रूप में हम ले सकते हैं। अब मैं आता हूं सीधे योग वासिष्ठ पे। तो जो इस ग्रंथ का नाम है योग वासिष्ठ, ये ग्रंथ के नाम को अगर हम वैसे और जनरलाइज करें तो दो शब्द निकलता है इसमें, योग और वासिष्ठ। तो योग शब्द तो हम सब जानते हैं, योग से तो हम सब भलीभांति परिचित हैं। दूसरा शब्द है वासिष्ठ। तो जैसा कि शुरू में परिचय में डॉक्टर माला जी ने बताया कि महर्षि वशिष्ठ से संबंधित होने के कारण इसको वासिष्ठ कहते हैं। वासिष्ठ संस्कृत में एक विशेषण होता है, जैसे राष्ट्र से राष्ट्रीय, हम नेशन से नेशनल बनाते हैं, उसी तरह से वासिष्ठ भी एक विशेषण है। तो वशिष्ठ से संबंधित इस ग्रंथ का अगर पूरा नाम ले तो वशिष्ठ के द्वारा प्रतिपादित योग, योगा which is described by the sage Vasishtha, that is called as a योग वासिष्ठ। लेकिन इतने में बात कंप्लीट नहीं होती कि आखिर वशिष्ठ ने योग का प्रतिपादन क्यों किया। तो समस्या समाधान के लिए जो आपकी स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रही है उसमें जो ऋषि के वेश में महर्षि वशिष्ठ हैं
और जो उनके सामने हाथ जोड़े बैठे हैं वो भगवान राम। तो भगवान राम को वशिष्ठ ने योग से संबंधित जो भी शिक्षा दी, उसको हम, उस शिक्षा के कलेक्शन को हम कहते हैं योग वासिष्ठ। अब यहाँ पे तीन चार चीजें आ गई, एक महर्षि वशिष्ठ, दूसरे उनके द्वारा दी गई योग की शिक्षा, तीसरी राम को दी गई उनके शिष्य, और चौथा उसका संकलन। योग वासिष्ठ एक ग्रंथ है, ग्रंथ में संकलन होता है, कलेक्शन होता है। और कलेक्शन किन चीजों का? तो टीचिंग का। तो कौन सी टीचिंग? योगा टीचिंग। किसने, हु वाज द टीचर? द वशिष्ठ वाज द टीचर। हु वाज द डिसाइपल और स्टूडेंट? श्री राम वाज द डिसाइपल और स्टूडेंट। इस तरह से योग वासिष्ठ का पूरा अर्थ निकलता है कि महर्षि वशिष्ठ के द्वारा श्री राम को दिया गया योग संबंधी ज्ञान, जिसका संकलन, जिसका कलेक्शन जिस टेक्स्ट में है, उस ग्रंथ का, उस टेक्स्ट का, उस बुक का नाम है योग वासिष्ठ। तो योग वासिष्ठ एक पुस्तक। अब फिर एक नया प्रश्न आता है कि आखिर संकलन है, इसका मतलब या तो वशिष्ठ ने ही उसको संकलित किया, जो कुछ भी उनकी टीचिंग थी, जैसे हम अपनी पीपीटी वगैरह बनाते हैं, तो उन्होंने पीपीटी बना के फिर सबको शेयर कर दी, और जो आज दुनिया में योग वासिष्ठ के नाम से जानी जा रही। तो नहीं, ऐसा नहीं है। योग वासिष्ठ में जो राम और वशिष्ठ का संवाद है, जो टीचिंग है, इसका जो संकलन किया गया, वो संकलन करता है महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की भी रचना की है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो इस स्लाइड में जो कुछ लिखा है, इसका सारांश मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये लिखा है कि अगर हमें राम के जीवन में, श्री राम के विषय में कुछ भी जानना हो, जो बहुत ही प्रामाणिक हो, बहुत ही ऑथेंटिक ज्ञान अगर हमें श्री राम के जीवन से संबंधित या उनकी शिक्षा, उनके दर्शन से संबंधित अगर हमें जानना हो, तो हमारे पास दो प्रामाणिक स्रोत हैं। एक तो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया रामायण, और दूसरा है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही लिखा गया योग वासिष्ठ। अब ये दोनों के जो राइटर हैं, जो कंपाइलर हैं, जो ऑथर है, वो एक ही व्यक्ति है, महर्षि वाल्मीकि, और दो ग्रंथ अलग अलग है। एक महर्षि वाल्मीकि का रामायण है, दूसरा है योग वासिष्ठ। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि दोनों ही राम से संबंधित है, बट जो रामायण है वो राम के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालता है, उनके जन्म के पूर्व से, जब उनके जन्म के लिए किस तरह के यज्ञ इत्यादि किए गए, ये, और फिर एक लंबी पूरी यात्रा, पूरे जीवन जो राम की यात्रा रही अलग अलग फेजेस में, उन सब के बारे में कंप्लीट हमें पिक्चर, एक बायोस्केच देता है। जबकि योग वासिष्ठ एक दार्शनिक ग्रंथ है, गंभीर ग्रंथ है। इसमें राम का जो दर्शन है, राम का जो चिंतन है, एक तो होता है कि राम का चरित्र क्या था, और दूसरा राम का चिंतन क्या था, राम किस दर्शन को मानते थे, किस तरह की आइडियोलॉजी रखते थे। अगर उसको हमें बहुत दार्शनिक, बहुत इनडेप्थ वे में देखना है, तो हमें योग वासिष्ठ पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, फैक्चुअल चीज ये है कि महर्षि वाल्मीकि का जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें कुल 24,000 श्लोक, अर्थात राम के चरित्र चित्रण के लिए 24,000 श्लोकों की आवश्यकता पड़ी महर्षि वाल्मीकि को। लेकिन राम के द्वारा प्रतिपादित या राम के दर्शन को प्रतिपादित करने के लिए जब उन्होंने योग वासिष्ठ लिखा, तो उसमें 32,000 से भी ज्यादा श्लोक हैं। There are more than 32,000 वर्सेस। तो ये देखिए कि राम के चरित्र से भी बड़ा उनका चिंतन है। और आज हम जिस युग में रह रहे हैं, अगर हम राम के चरित्र का 10%, 5% भी अनुकरित कर पाए, जैसा कि चाचर साहब बहुत अच्छा कह रहे थे कि जो पिक्चर हमें दिखाई देती है कि एक आदर्श पिता क्या हो, एक आदर्श भाई क्या हो, एक आदर्श पति क्या हो, एक आदर्श पत्नी क्या हो, एक आदर्श सेवक क्या हो। तो जब भी मैं योगा इन रामायण पे बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि योग हमें, रामायण हमें व्यवहार योग सिखाता है। एक पति के रूप में, एक राजा के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक सेवक के रूप में हमें कैसे व्यवहार करना। तो अगर हम उस चरित्र का भी कुछ भी अपने जीवन में ला पाए, जो कि एक सिर्फ संकल्पना है, एक राम राज्य की संकल्पना, जहां सारी चीजें तो व्यवस्थित रहेंगी, तो एक बहुत बड़ी बात। लेकिन जब हम योग वासिष्ठ की बात करते हैं, तो बहुत व्यापक ग्रंथ है और उसका दर्शन बहुत ही गंभीर दर्शन है, जिसके बारे में कुछ कुछ बातें मैं आपके साथ जरूर आगे डिस्कस होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जी, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में फैक्चुअल कुछ इंट्रोडक्शन है कि जो योग वासिष्ठ है संस्कृत लैंग्वेज का एक क्लासिकल टेक्स्ट है, और इसको सेकेंड लार्जेस्ट एपिक कहा जाता है। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसमें 1,00,000 श्लोक है, और इसको दूसरे नंबर पे रखा जाता है, जिसमें 32,000 से भी ज्यादा श्लोक है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा यह रचित है, और इसमें जो इसका जो प्रतिपाद्य है वो वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन
योग दर्शन और योग अभ्यास, इन 4 विषयों के रिलेटेड इसमें पूरी चर्चा है। अब अगर हम एक सिंगल स्टेज में पूरे योग वासिष्ठ को समझना चाहें, योग वासिष्ठ क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि राम और वशिष्ठ के बीच में जो दार्शनिक, गहन दार्शनिक, डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, दैट इज नॉन एज द योग वासिष्ठ। इस गहन डिस्कशन में आखिर हुआ क्या, तो ये जो गहन चिंतन है, गहन चर्चा है, ये आरंभ होती है प्रॉब्लम ऑफ श्री रामा। फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और उसके बाद उसका हम सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं इस ग्रंथ में। अब जैसे हम कहते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ श्री रामा, तो ये सुनने में बहुत अच्छा वर्ड नहीं लगता, क्योंकि हमारे लिए श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति है, मतलब उनका चित्त, चेतना, चरित्र सब आदर्श रूप में है, जहाँ कहीं कोई कमी नहीं, इंच भर भी कमी नहीं है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ राम। तो जब हम योग वासिष्ठ को आरंभ में पढ़ते हैं तो वहां पे एक राम का एक अलग तरह का चित्र दिखाई देता है, एक अलग पिक्चर, एक अलग डायमेंशन ऑफ रामा पर्सनालिटी दिखाई देता है, जहां पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो वहां पता चलता है कि एक 16-17 साल का युवक जो बिल्कुल ही जिसने आज के टाइम में कहें तो जिसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली है, और स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद वो अपने घर आए हैं राम, और उसके बाद वो घर से फिर पूरे भारत का, आर्यावर्त का भ्रमण करते हैं, और भ्रमण के बाद जब अपने घर वापस आते हैं तो वो बहुत ही कहते हैं कि इस भौतिक संसार की किसी भी वस्तु को वो देख करके नाप्रसन्न होते हैं, मतलब एक बहुत ही शांत अवस्था में रहते हैं। अब जब राम इस तरह से बहुत ही शांत रहने लगते हैं तो राजा दशरथ के लिए, जो उनके पिता, उनके लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि उनकी जो अवस्था है वो वृद्धावस्था में है। तो उस समय अगर उनका जो सबसे यंग पुत्र है और वो बिल्कुल ऐसा मौन रहे, शांत रहे, जिसको आज के भाषा में हम कहते हैं कोई अवसादग्रस्त, मतलब वो कोई भी चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज में अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपने आप को एक्टिव नहीं कर रहे हैं, तो उससे ये पता चलता है कि राम विषादग्रस्त है। और फिर पहले के टाइम में जो हमारे टीचर होते थे, जो हमारे पारंपरिक गुरु होते थे, वही काउंसलिंग का भी काम करते थे। कोई भी समस्या होती थी, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, हम अपने गुरुओं के पास जाते थे। तो महर्षि राजा दशरथ के जो गुरु थे वो महर्षि वशिष्ठ थे, उनके कुल गुरु थे। तो महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर के उन्होंने बताया कि राम अभी इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं और वो किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर रहे। तो वशिष्ठ ने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं उनसे बातचीत करूंगा, फिर देखूंगा क्या है। तो यहाँ पर फिर वशिष्ठ उस अयोध्या में आते हैं, राजमहल में आते हैं और राम से संवाद आरंभ करते हैं, और यही से योग वासिष्ठ का आरंभ होता है। अब इस संवाद में सबसे पहले राम कहते हैं कि उन्होंने जब महर्षि वशिष्ठ ने राम से पूछा कि आखिर आप किसी भी चीज में उत्सुकता या आनंद या उमंग क्यों नहीं दिखा रहे, तो उन्होंने कहा कि यह संसार मुझे नश्वर, क्षणिक दिखाई देता है, और नश्वर और क्षणिक चीज के लिए उत्साह, उमंग, उल्लास से आनंद की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर यहाँ से इनका डिस्कशन, तो राम की जो समस्या इसमें दिखाई है, प्रॉब्लम ऑफ श्री रामा, कहते हैं ये संसार जो है क्षणिक है, प्रति क्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा, कल जो नहीं था वो आज आ जाएगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें वो लेके आते हैं। तो संसार की क्षण भंगुरता, टेम्परेरीनेस ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड को इस्टेब्लिश करते हैं, और इसको महर्षि वशिष्ठ समझते हैं। और उसके बाद फिर उनकी पूरी 32,000 श्लोकों में एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चलती है राम की, और वो जो काउंसलिंग है उसी को हम योग वासिष्ठ के रूप में, टीचिंग्स ऑफ वशिष्ठ टू राम के रूप में जानते हैं। और उसमें फिर उससे आखिर संसार क्षणिक है तो उसको एक एक परतों में खोला गया, संसार क्या है, इसकी क्षणिकता क्या है, व्यक्ति का अस्तित्व क्या है, कैसे हमें इसमें रहना चाहिए, सबके बारे में बड़ी डिटेल में बात किया गया। और बाद में उसका समाधान निकाला गया कि संसार क्षणिक है, ये वर्ल्ड टेम्पररी है, तो क्या करें, इसका त्याग कर दें, इसमें कोई भी आनंद ना ले, या फिर इसके लेकर के एक नया व्यू, एक नया टेम्परामेंट डेवलप करें। वो सारी की सारी चीजें इसमें आई। नेक्स्ट, अब अगर पूरे के पूरे योग वासिष्ठ में हम देखें जो इसके मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं, तो इसमें देखिए अब मैं सीधे योग पे आ जाता हूं, क्योंकि और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो योग वासिष्ठ 3 टर्म पे चलता है, प्राण, मन, वासना, और इसके बाद अगला जो शब्द है वो है बंधन। प्राण, मन, वासना और बंधन। और वासना के एक विशिष्ट रूप के लिए वर्ड आया तृष्णा। तो सबसे पहले कहा गया कि जितनी भी प्रॉब्लम है हमारी, उन सारी की सारी प्रॉब्लम का जो जड़ है दैट इज द मन, माइंड। माइंड इज द कॉज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। जो भी हमारे जीवन में हम संघर्ष कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मन के कारण करें। तो इस पे काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि आखिर मन की इतनी बड़ी सत्ता है। तो योग वासिष्ठ में इसी चीज को समाधान के रूप में कहा गया है कि मन ही संसार का निर्माण करता है। द वर्ल्ड
इस फिजिकल वर्ल्ड और वॉट एवर वर्ल्ड इज एक्सेप्टेड, दैट इज द जस्ट अ क्रिएशन ऑफ द माइंड। अब प्राइमरी रूप से ये बात हमें बहुत अपीलिंग नहीं लगती कि जो भौतिक संसार है ये मन की कल्पना, इट्स जस्ट इमेजिनेशन ऑफ द माइंड। क्यों? क्योंकि हमारे सामने मोबाइल है, टीवी है, आप सब है, सब कुछ है, ये सब कल्पना मात्र है क्या? तो इस पे क्लैरिफिकेशन दिया गया कि नहीं, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि संसार मन की कल्पना है, मतलब हम अपने मन के अनुसार संसार का ग्रहण करते हैं। और इसी वाक्य को मैं एक उदाहरण के माध्यम से बहुधा अपने कक्षाओं में भी कहता हूँ कि अगर मैं आप सबको बताऊं कि कल मैं अपने गांव में था, तो अब इस समय आपके मन में, आपके माइंड में एक इमेज बनेगी, कल मैं किसी एक गांव में था, तो गांव की इमेज कौन सी बनेगी? जिस गांव में मैं था नहीं, आपका जो गांव होगा, कि आपने अपने गांव की एक इमेज आप माइंड में आई और आपने वहां पर मुझे फिट कर दिया, अच्छा ये सर कल इस गांव में थे। अब क्या हुआ? संसार आपने क्रिएट किया, आपके अकॉर्डिंग मेरा गांव कैसा है, जैसे आपका गांव, अगर कोई व्यक्ति पहाड़ का है तो उसने अपने हिसाब से बनाया होगा, कोई राजस्थान का, उसने अपने हिसाब से गांव की कल्पना की होगी। तो अब जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो किसके अकॉर्डिंग? हमारे अपने माइंड की जो कैपेसिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, इससे पहले जो भी हमें हमारे माइंड ने परसीव किया, हम उसी के अकॉर्डिंग चीजों को रिलेट और कोरिलेट करते रहते हैं। इसलिए कहा गया कि मन क्या, ये संसार क्या है? मन की कल्पना मात्र है, कि हमारा मन जैसा हम संसार को वैसे ही देखते रहते। तो इसमें कहा गया कि आखिर मन के नियंत्रण को लेकर के इसमें बहुत ज्यादा फोकस है योग वासिष्ठ में। अब यहाँ पर दो चीजें मैं क्लियर कर दूं, एक ग्रंथ है वशिष्ठ संहिता और दूसरा है योग वासिष्ठ। कई बार बहुत लोगों को लगता है कि जो योग वासिष्ठ है इसमें भी वासिष्ठ शब्द है और वशिष्ठ संहिता में भी वशिष्ठ है, तो मतलब ये दोनों ग्रंथ एक ही होंगे। शायद कुछ लोग इसको वशिष्ठ संहिता कहते हैं, कुछ लोग योग वासिष्ठ कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग अलग ग्रंथ। योग वासिष्ठ जो ग्रंथ है ये राजयोग का ग्रंथ है, मतलब माइंड सेंट्रिक प्रैक्टिस पे इसका ज्यादा फोकस है, और ये राम और वशिष्ठ के बीच का संवाद है। वशिष्ठ संहिता जो ग्रंथ है वो हठयोग का ग्रंथ है। हठयोग मतलब जिसमें शरीर से और शरीर के अलग अलग परतों से तो ये दो बिल्कुल। तो योग वासिष्ठ एक दार्शनिक ग्रंथ है और जो वशिष्ठ संहिता है वो एक प्रायोगिक ग्रंथ है। प्रायोगिक ग्रंथ मतलब उसमें हठयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके चाहे षटकर्मा हो, आसन हो, प्राणायाम हो, उनको लेकर के एक अलग चलता है। योग वासिष्ठ में जो कुछ भी मैंने कहा ना, प्रॉब्लम इज द माइंड, और उस माइंड का सॉल्यूशन बताया गया प्राण। कहते हैं कि जब तक प्राण स्पंदन होता है तब तक चित्त स्पंदन होता है, और जब तक चित्त स्पंदन होता है तब तक वासना है, डिफरेंट डिफरेंट डिजायर्स है, और जब तक डिजायर्स है तब तक हम इस आउटर वर्ल्ड से अटैच है, हम बंधन। अब वो जो बंधन है, उस बंधन को ब्रेक करने की जो प्रक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि आप वापस एक एक स्टेप पे आइए। तो कहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई? तो प्राण स्पंदन से। तो प्राण स्पंदन से चित्त स्पंदन, चित्त स्पंदन से वासना आकर्षण, वासना आकर्षण से बंधन। तो उन्होंने कहा प्राण पे जाकर के वर्क करो। तो प्रैक्टिकली योग वासिष्ठ में प्राणायाम को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि अगर हमारा प्राण संयमित हो गया, प्राणों पर हमारा नियंत्रण हो गया, प्राणों पर हमने नियमन स्थापित कर लिया, तो हमारा मन भी बहुत स्वाभाविक रूप से हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। और जब मन नियंत्रित हो जाएगा तो फिर वासना और बंधन दोनों से हम स्वाभाविक रूप से मुक्त हो जाएंगे। यही लिखा है, द पाथ ऑफ फ्रीडम एंड लिबरेशन इज प्राण स्पंदन निरोध, मतलब प्राण प्रबंधन, चित्त स्पंदन निरोध, उससे मन प्रबंधित होगा, वासना क्षय, कि जो हमारा एक ब्लाइंड अट्रैक्शन, अटैचमेंट इस आउटर वर्ल्ड के प्रति है, वो रिलीज होगा, और उसके बाद फिर हम पर वैराग्य, अल्टीमेट फ्रीडम की तरफ जाएंगे। तो ये मेजरली पूरे योग वासिष्ठ को अगर समझना है हमें योग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 4 लाइनों में हम समझ सकते हैं, प्राण, चित्त, वासना, बंधन, फिर प्राण निरोध, चित्त निरोध, वासना क्षय एंड मुक्ति। ये इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो ये योग वासिष्ठ है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये पूरा का पूरा जो ग्रंथ है ये प्रकरण में, प्रकरण के अंदर फिर इसमें अध्याय है, अध्याय या सर्ग, और उसके अंदर श्लोक है। तो ये इस ग्रंथ का जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा ग्रंथ 6 प्रकरणों में डिवाइड है, और उसके प्रकरण के अंदर फिर अध्याय है। तो जैसे फर्स्ट में है 33, फिर 20, इस तरह से। तो 6 प्रकरण है, मोर देन 500 चैप्टर्स है, और उसके बाद मोर देन 32,000 श्लोकास। तो 6 प्रकरण, 500 से ज्यादा अध्याय और 32,000 से ज्यादा इसमें श्लोक है। अब प्रकरणों की अगर हम सीक्वेंसिंग देखें तो सबसे पहला जो प्रकरण है वो है वैराग्य प्रकरण, उसके बाद है मुमुक्षुत्व प्रकरण, फिर उत्पत्ति, स्थिति और उपशम प्रकरण, और सबसे लास्ट में है निर्वाण प्रकरण।
अब आप पहले और अंतिम प्रकरण को आपस में जोड़ दीजिए तो आपको योग वासिष्ठ का मैसेज मिल जाए कि वैराग्य से निर्वाण की यात्रा। निर्वाण का मतलब होता है अल्टीमेट फ्रीडम। अल्टीमेट फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि शरीर या देह का त्याग करना। अल्टीमेट फ्रीडम से तात्पर्य है कि मैं जो कुछ चाहता हूं मेरे अनुसार मैं व्यवहार करूं। कई बार क्या होता है कि हम ऐसा नहीं चाहते लेकिन हम वैसा फिर भी व्यवहार कर देते हैं, चाहे वो हमारे आदत के कारण हो, चाहे अभ्यास के कारण हो, चाहे आकर्षण के कारण हो, चाहे आसक्ति के कारण हो, उसमें कोई भी कारण होता है। तो इसमें सूत्र क्या है? तो वैराग्य। अब वैराग्य क्या, इसको अगर बड़े सरल शब्द में हम समझ जाएं तो हम निर्माण बहुत अच्छे समझ लें। वैराग्य का मतलब होता है किसी भी वस्तु को, किसी भी क्रिया को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थान को एज इट इज देखना। अब ये एज इट इज देखना क्या है? तो हम जब भी देखते हैं तो हम कलरिंग करके देखते हैं। व्हाट इज कलरिंग? दैट कलरिंग इज नॉन एज टेक्निकली राग एंड द्वेष, लाइक एंड डिसलाइक। हमने कोई व्यक्ति देखा तो हम फट से कलरिंग करते हैं, ये अच्छा है या अच्छा नहीं। वो व्यक्ति कैसा है हम उसके स्वरूप को, उसको एज इट इज हम कभी भी नहीं देखते। तो वैराग्य का मतलब है किसी भी चीज का त्याग नहीं। जो वस्तु की वास्तविकता है, किसी भी चीज का जो उसका स्वरूप है, उसको उसके रूप में देखना, ना कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब अपने माइंड के अकॉर्डिंग ना देखना कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो अच्छी है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो अच्छी नहीं। ऐसा नहीं। वस्तु का अपना स्वतंत्र स्वरूप है, स्वतंत्र अस्तित्व है, उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। तो जिस दिन हम वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, स्थान, इन्हीं में हमारा पूरा जीवन जाता है। अगर इनको हम एज इट इज यथा रूप में देखना सीख गए तो वैराग्य। और जब सीख गए यथा रूप में देखना तो उसके स्वभाव का हमें ज्ञान होता है। अभी जैसे कि मैं जनरलाइज एग्जांपल दूं, हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, मित्रता करते हैं। तो मित्रता करने के बाद क्या करते हैं, हम उसके कुछ पार्टिकुलर एस्पेक्ट को देख करके हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हाँ यार इसमें ये चीजें अच्छी, ये चीजें अच्छी, ये चीजें अच्छी। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमने उसकी पर्सनालिटी फिक्स कर दी कि आपका जो व्यक्तित्व कैसे, जो मैंने पहली, दूसरी, तीसरे, चौथे बार में आपको मैंने रिकॉग्नाइज किया, परसीव किया, तो आपकी पर्सनालिटी वैसी होनी चाहिए, आप ऐसे 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 ऐसे। अब वो व्यक्ति का तो व्यक्तित्व तो विशाल है, उसमें तो कई बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे डायमेंशन। जब हमें दूसरे डायमेंशन दिखने लगते हैं तो फिर हमारी दरार बढ़ जाती है। नहीं नहीं साहब, ये ऐसा तो आप पहले ऐसे तो नहीं थे। अब पहले ऐसे नहीं थे मतलब कि जब आपसे इंटरेक्शन हुआ तो आपसे जितना संवाद हुआ उतनी बातें आपको बताई। अब मेरा जो व्यक्तित्व है, किसी भी व्यक्ति का जो चरित्र हो तो बहुत व्यापक है। तो फिर हम अब हमारी उसके साथ तकरार होने लगती है, हमारी मित्रता कहीं ना कहीं शत्रुता में कन्वर्ट होने लगती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने कलर से उस व्यक्ति को देखा, जो जो चीजें हमें सही लगती थी हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती थी या उस पर हमारा ध्यान नहीं गया, अब हम उसी को उसकी पर्सनालिटी पे फिक्स करना चाहते हैं, जो कि रियलिटी नहीं। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को उसको स्वरूप एज इट इज देखते हैं और उसके बाद उससे मित्रता करते हैं तो कैसा भी व्यवहार करेगा हमें कभी भी धोखा नहीं लगेगा, विपरीत व्यवहार नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके व्यक्तित्व का वो स्वभाव है, वो उसी तरह से करता है। तो ये वैराग्य है, वस्तु को या जो कुछ भी हमारे सामने उसको उसके मूल स्वरूप में देखना वैराग्य। और जब हम मूल स्वरूप में देखते हैं तो हम निर्वाण की तरफ चले जाते हैं, हम पूर्ण मुक्ति की तरफ चले जाते हैं, हमें कोई भी बंधन नहीं प्राप्त होता। लेकिन सिर्फ वैराग्य से क्या हम निर्वाण की तरफ चले जाएंगे? तो नहीं। वैराग्य के साथ जो अगली चीज है, जो दूसरे प्रकरण का नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो मुमुक्षुत्व, द डीप और इंटेंस डिजायर ऑफ लिबरेशन। मुक्ति की तीव्र उत्कंठा, मतलब अपने आप को स्वतंत्र करने की बहुत ही प्रगाढ़ जब इच्छा होगी तभी जाकर के हम मुक्त हो सकते हैं। कई बार हम अपने बंधन को एंजॉय करते हैं, कई बार लाइफ में बहुत सारी सफरिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम चलती है तो उसको हम एंजॉय करते हैं। अब कोई कहे कि आप इससे मुक्त नहीं हो रहे, तो जब मैं उसको एंजॉय कर रहा हूं तो मैं मुक्त कहां से हूँ? तो मुक्त होने के लिए मुमुक्षुत्व, डीप डिजायर, इंटेंस डिजायर ऑफ लिबरेशन भी जरूरी। तो ये इसके 6 प्रकरणों की समरी है। अब जो अगले तीसरा, चौथा और पांचवा प्रकरण है, ये व्यक्ति की 3 अवस्थाओं को बताते हैं, उत्पत्ति, स्थिति और सम। अर्थात किसी का पहले जन्म होता है, फिर कुछ समय तक रहता है और वो विनष्ट हो जाता है। और इस संसार का सर्कल यही है, उत्पन्न हुआ, स्थित रहा और फिर नष्ट हो गया। उत्पत्ति, स्थिति और सम, ये 3 सर्कल के द्वारा, जो शुरू मैंने आपको बताया था, प्रॉब्लम ऑफ राम, उसके बाद फिर मुमुक्षुत्व, और उसके बाद जो एनालिसिस किया गया उसका, दैट इज द उत्पत्ति, स्थिति और उपसम। बोलिए संसार का स्वभाव है, स्वरूप, इसमें कुछ भी नया करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे लास्ट में निर्वाण, ये सॉल्यूशन के रूप में दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यही चीजें जो मैं आपके साथ पीछे डिस्कस करके आया कि किसी भी वस्तु मूल रूप से ना हमें सुख देती है
ना दुख देती है। हम अपने कलरिंग के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग हर चीज को आइडेंटिफाई, कैटेगराइज कर लेते हैं। ये सुख दे सकती है, दुख दे सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें एक ही मैसेज ये है कि हम वस्तु को उसके स्वरूप में देखना सीख जाए। इसी को हम दर्शन शास्त्र में कहते हैं प्रमा, यथार्थानुभव प्रमा। एज इट इज नॉलेज इज कॉल्ड द वैलिड नॉलेज। और हमारा जो ज्ञान है वो क्या होता है, तो मैनिपुलेटेड नॉलेज होता है, अपने टेस्ट से कलर्ड किया हुआ नॉलेज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब योग वासिष्ठ में, इसका नाम ही है योग वासिष्ठ, इसमें योग की डेफिनेशन अगर हम देखें तो व्हाट इज योगा अकॉर्डिंग टू योग वासिष्ठ, इसमें कहा गया सबसे पहली जो परिभाषा है, संसारोत्तरणे युक्तिरे योग शब्देन कथ्यते। तो योग क्या है, तो संसार उत्तरणे, ये जो संसार है अर्थात ये जो जीवन की यात्रा है, उत्तरणे युक्ति मतलब इस जीवन की यात्रा को परिपूर्ण रूप से जीने की विधि, युक्ति का जिसको आज हम कहते हैं टेक्निक, मैकेनिज्म, मेथड, तो वो की विधि है। डॉक्टर थोड़ा म्यूट पे हो गए सर। सर आप म्यूट अनम्यूट कर लें। हेलो जी आ रही सर। हाँ तो जी, तो यहाँ पर योग को कहा गया है कि संसार, ये जो भौतिक संसार है, इस संसार से पार जाने की विधि, अर्थात इस जीवन को बहुत ही व्यवस्थित रूप से जीने की जो विधि है, जो युक्ति है, वही योग कहा गया। आगे फिर और उसको डिटेल में बताया जाएगा। तो योगा इज द टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग दिस फिजिकल वर्ल्ड, मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड से परे जाने की मतलब इसमें परफेक्शन के साथ आगे बढ़ने की जो युक्ति विधि है वो योग है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये डेफिनेशन जो योग की है ये बहुत प्रसिद्ध है योग वासिष्ठ की, मनः प्रस्मनोपायो योग इत्यादि है। अब वो आखिर अभी हमने कहा ना, संसार से परे जाने की जो युक्ति है वो योग है। वो युक्ति क्या है, तो वही है मन का प्रशमन, द मैनेजमेंट ऑफ द माइंड। मन का जो प्रबंधन है, अगर हमारा मन प्रबंधित हो जाए तो ये संसार में बहुत हंसते खेलते, बहुत आनंद, बहुत उमंग उल्लास माधुर्य के साथ हम इस जीवन को पूर्ण कर लेंगे, इससे परे चले जाएंगे। जो जीवन हमें मिला इस पे पूर्णता से हम जी पाएंगे। यही कहा गया मनः प्रस्मनोपायो योग इत्यादि। तो माइंड मैनेजमेंट इज द युक्ति, और उस माइंड मैनेजमेंट के थ्रू हम इस पूरे वर्ल्ड को मैनेज कर सकते हैं। वंस माइंड इज मैनेज देन एवरीथिंग इज मैनेज। नेक्स्ट प्लीज। अब फिर ये और भी बहुत सारी डेफिनेशन हमें मिलती है। चित्तम सत्वम समायातम किंचित कालम जगत स्थितौ, अर्थात उस मन को एकाग्र करना, या जो हमारा चित्त है उसको एकाग्र करना, प्रबंधित करना, ये योग कहलाता है। और जब ये मन प्रबंधित हो जाता है तो ये कहा गया मना प्रस्मनोद्भूतम तत्प्राप्य परमम सुखम। तो जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, जिसको हम ब्लिसनेस है, ब्लिसफुल लाइफ कह रहे हैं, वो कब होता है, जब हमारा मन प्रबंधित हो जाए, जब हमारा मन व्यवस्थित हो जाए, तो फिर हम हर चीज को, जो कुछ भी हमारे पास है, हम उसको एंजॉय करना सीख जाते हैं, उसका आनंद लेना, उसकी पूर्णता, उसकी जो आभा है, उस आभा से हम जुड़ना सीख जाते हैं। ये इसमें योग के रूप में बताया गया। नेक्स्ट प्लीज। और ये कुछ और डेफिनेशन है, योगस्था कुल कर्माणी, ये हमें भगवत गीता में भी मिलती है, बट इंटरेस्टिंगली ये श्लोक एज इट इज हमें यहाँ योग वासिष्ठ में भी मिलता है। और आगे चले प्लीज। नेक्स्ट। और महर्षि पतंजलि के द्वारा जो योग की डेफिनेशन दी गई, योग चित्त वृत्ति निरोधा, वो डेफिनेशन भी हमें योग वासिष्ठ में मिलती है। योगस तद वृत्ति निरोधो ही, कि योग क्या है, तो जो हमारी वृत्तियां हैं उनका निरोध, मतलब जो माइंड के डिफरेंट डिफरेंट सेट्स है, मॉडिफिकेशंस है, उनका मैनेजमेंट कॉल्ड द योगा। और अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से समझना होगा कि अब जो ये योग है तो इसमें हमें करना क्या है। तो ये जो श्री राम उवाच करके स्लाइड में दूसरा श्लोक लिखा है, इसका फर्स्ट श्लोक की सेकेंड लाइन, मतलब सेकेंड हाफ इज इंपॉर्टेंट, प्राणापान निबंधया। तो अब योग मन प्रबंधन की विधि क्या है, तो मन प्रबंधन की विधि है प्राणापान निबंधन, अर्थात प्राणायाम का अभ्यास। और जब हम योग वासिष्ठ में डिटेल में देखते हैं तो यहाँ प्राणायाम की विधि बताई गई है। उसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जो सामान्य हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब पूरक, कुंभक, रेचक, इसी तीन क्रम में यहाँ पर भी प्राणायाम का वर्णन किया गया। और योग वासिष्ठ में कहा गया है कि अगर मन का प्रबंधन करना, तो मन कोई दिखाई देने वाली चीज तो है नहीं, तो मन का प्रबंधन प्राण प्रबंधन पर आधारित है।
अगर हम प्राण पर प्रबंधन कर लें, प्राणों पर हम अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लें, तो हमारा मन ऑटोमेटिकली प्रबंधित हो जाएगा। तो यहाँ योग शब्द जो है वो अंत में प्राण प्रबंधन, प्राणायाम के लिए आता है। नेक्स्ट प्लीज। अब मन को यहाँ पर डिफाइन किया गया कि आखिर मन क्या है। तो मनो ही भावना मात्रम, भावना स्पंद धर्मिणी। तो मन क्या है? तो मन इज अ थॉट एंड इमोशन एंड फीलिंग। तो तीन चीजों के रूप में योग वासिष्ठ में मन को बताया गया। जो हमारे विचार हैं वही मन है, जो हमारी भावनाएं हैं या जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारे इमोशंस है, वही मन है। अब इसके भी दो लेयर या लेवल रखे गए हैं, एक फिजियोलॉजिकल लेवल है, एक मेंटल लेवल। तो जो फीलिंग्स है वो क्या है? तो फिजियोलॉजिकल लेवल पे है, और जो हमारे थॉट्स है वो मेंटल लेवल पे। इस तरह से मन के दो स्वरूप को इसमें बताया गया। दूसरा बताया गया कि संकल्प शक्ति रचितम यद रूपम तन मनो विदु, कि द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, वो भी किसकी? जो सुप्रीम सेल्फ है, जो सुप्रीम सत्ता है, उसकी जो संकल्प शक्ति है, उस संकल्प शक्ति को मन के रूप में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब एक ये वैसे तो बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये बहुत फेमस डायलॉग है पाउलो कोएल्हो के उपन्यास है अल्केमिस्ट। तो अब देखिए, जो पाउलो कोएल्हो का अल्केमिस्ट उपन्यास है और उसके बाद एक ओम शांति ओम पिक्चर आई, में बड़ा फेमस डायलॉग हुआ कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। इसका ओरिजिन जो है ये श्लोक है, ये योग वासिष्ठ का श्लोक है। जो यमर्थम प्रार्थयते तदर्थम चेहते क्रमात् अवश्यम तद आपनोति न चेद अर्धान निवर्तति। अगर आप पूरी किसी चीज को पूरी तन्मयता से चाहते हैं तो आप उसको जरूर प्राप्त करेंगे, लेकिन तब जब आप उसको अंत तक, मतलब जब तक वो वस्तु ना प्राप्त हो जाए तब तक आपकी इच्छा, आपका संकल्प, आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा उसी लेवल की बनी रहे। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग श्लोक, इसलिए मैंने इसको यहाँ आपके लिए मेंशन किया। नेक्स्ट प्लीज। अब बात करेंगे माइंड मैनेजमेंट की। तो माइंड मैनेजमेंट को लेकर के जो इस पूरे के पूरे योग वासिष्ठ में, इसमें सर आप म्यूट हो गए हैं, फिर से एक बार अनम्यूट कर। इसमें माइंड मैनेजमेंट का नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट, इसके बाद वाली जी। तो माइंड मैनेजमेंट के लिए इसमें बताया गया कि मन हमारे कई रूपों में फंक्शन करता है। तो सबसे पहले जिसको मन का ही एक रूप मन जो है वो क्या है? तो जिसको हम कहते हैं संकल्प विकल्पात्मको ही मना, जो कॉम्प्लिकेट माइंड है, मतलब हमारी चेतना का वैसा स्वरूप जहां पर हम कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकते। दिस ऑल्सो गुड, दैट ऑल्सो गुड, इस तरह की जो सिचुएशन है उसको मन कहा गया। फिर उसी चेतना का एक और स्वरूप है बुद्धि, जो डिस्क्रिमिनेटिव है, यही सही है, ये गलत, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड द बुद्धि। फिर मन का ही स्वरूप बताया गया है योग वासिष्ठ में अहंकार, कि जब हम अपने शरीर को ही अपना मूल स्वरूप मानते हैं तो उसको अहंकार कहा गया। माइंड आइडेंटिफाई विद द बॉडी। फिर नेक्स्ट चित्त, चित्त मन की एक शक्ति है जिसके द्वारा वो इस आउटर वर्ल्ड की पिक्चर क्लिक करता रहता है, इमेजेस से, जिसके थ्रू वो स्टोर करता है, जिसके थ्रू परसीव करता है, तो उसको चित्त कहा गया। फिर उसके बाद है कल्पना। कल्पना, इमेजिनेशन, ऐसी चीजें जो यहाँ पे एज इट इज नहीं है, उसमें हम अलग अलग तरह के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके क्रिएट करते हैं, तो उसको कल्पना कहा गया। स्मृति, जो पास्ट में घटित हुई जो कुछ भी घटनाएं हैं उनको माइंड स्टोर करके रखता है और टाइम टू टाइम उनको एक्सप्रेस करता रहता है। और वासना, एक माइंड के एक अटैचमेंट इस वर्ल्ड के प्रति, जो हमने पहले कुछ भोगा है तो उसको जब बार बार हमारे शरीर में या हमारे मन में उस तरह के विचार आते हैं तो उसको वासना के रूप में जानेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग लास्ट का है विद्या। ये मन का ही एक स्वरूप है कि जब मन को ये ज्ञान हो जाता है कि ना तो मैं शरीर हूँ, ना तो मैं ये आउटर वर्ल्ड हूँ, ना तो मैं सुख और दुख हूँ, मैं एक नित्य स्वरूप हूँ, तो उसी को विद्या कहा गया। तो इस तरह से मन के ये बहुत सारे रूप हैं। अब इनके प्रबंधन की 3 विधियां बताई गई। नेक्स्ट स्लाइड। वो 3 विधियां क्या है? तो सबसे पहली विधि है अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। दूसरा है योग, ध्यान साधना, और तीसरा है ज्ञान योग। तो सबसे पहले अभ्यास और वैराग्य में क्या करना है? इस अभ्यास और वैराग्य में एक शक्ति का नाम दिया गया विवेक, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जब मैंने शुरू में लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने बहुत सारे कोट पढ़े कि आखिर हमारे अकॉर्डिंग ब्लिसफुल लाइफ का मतलब क्या हो सकता है। तो मैंने कहा, वहां पे एक कोट बोला था कि ब्लिसफुल लाइफ मींस लिविंग एन ऑर्गेनाइज्ड एंड पर्पसफुल लाइफ इज कॉल्ड द ब्लिसफुल लाइफ।
एक व्यवस्थित और सोद्देश्यपूर्ण जीवन, मतलब एक लक्ष्य जीवन का, और उसी के अनुसार हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस लक्ष्य के अनुसार कर रहे हैं, तो ऐसे जीवन को हम कहते हैं सोद्देश्यपूर्ण जीवन। जब आपके जीवन में लक्ष्य स्पष्ट है, आपके लाइफ का गोल सेट है, तब लाइफ बहुत इजी हो जाती है, फिर चीजों को करना बहुत इजी। तब आपको पता है कि ये करने से मैं लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, ये करने से नहीं प्राप्त करूंगा। तो जो हमारी इनबिल्ट एक डिस्क्रिमिनेशन पावर है, जो हमें बताती दिस इज गुड, दिस इज बैड, तो वो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर हमारी एक्टिव हो जाती है और शार्प हो जाती है। तो सही गलत के बीच के भेद को हम बहुत इजीली पकड़ पाते हैं, और जो सही होता है उनको हम फॉलो करते हैं। तो whatever is the important, whatever is the essential for my goal, following that is known as the अभ्यास। कि जो कुछ भी आवश्यक है उसको करना अभ्यास है, और जो कुछ भी मेरे गोल में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है, मेरे लिए डिस्टर्बिंग है, उससे अपने आप को एक दूर रखना, उससे एक तरह से डिस्ट्रैक्ट रहना, दैट इज नोन एज द डिटैचमेंट, वैराग्य। तो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो अनिवार्य है उसको करना अभ्यास है, और जो अनिवार्य नहीं है उससे दूर रहना वैराग्य है। तो आपको अभ्यास का भी पालन करना पड़ेगा और वैराग्य का भी, तो मन प्रबंधित रहेगा। तो मन के लिए सबसे पहले एक लक्ष्य चाहिए, टारगेट चाहिए। तो आप कभी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं कि एक दिन आप अपने दिन भर का शेड्यूल बना लें और कहते हैं कि आज मुझे ये काम फिनिश करना, तो आपका माइंड अलग तरह से बिहेव करेगा। एक दिन आप कुछ भी ना दें, तो आप कभी आप ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं। इस तरह से माइंड मैनेजमेंट की टेक्निक यहाँ पे अभ्यास और वैराग्य बताई गई है, और ये विवेक के द्वारा उसको प्राप्त किया जाए। दूसरी योग की, जिसको मैंने आपको बताया कि प्राण प्रबंधन, प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा भी हम अपने मन को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। और तीसरा है ज्ञान योग की, जो कि अद्वैत वेदांत या वेदांत का है, कि अगर हमें रियलिटी पता चल जाए, अल्टीमेट जो रियलिटी अगर हम उसका एक्सपीरियंस कर लें, तब भी हमारा मन प्रबंधित हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के डिस्कशन का, 3-4 मिनट इस पे चर्चा करूंगा। ये पूरा एक जो मैंने लिखा है ना, पाथवे फॉर अ प्रैक्टिकल पाथवे फॉर अ ब्लिसफुल लाइफ, तो ये प्रैक्टिकल पाथवे है जो आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। तो प्रैक्टिकल पाथवे को ही योग वासिष्ठ में कहा गया है ज्ञान सत्विका। 7 स्टेप बताए गए, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावना और तुर्यका या तुरिया। अब ये 7 स्टेप क्या है, तो लाइफ को कैसे ब्लिसफुल बनाया जाए। तो पहला स्टेप है शुभेच्छा। शुभेच्छा का मतलब होता है गोल सेट करना, जीवन का लक्ष्य क्या है, भौतिक जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य क्या है। सबसे पहले अगर हमने ये सेट कर लिया, तो 100% इसकी गारंटी है कि हमारा जीवन ब्लिसफुल होगा। हमें पता तो चले भाई कि हम जाना कहाँ है। जब यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, तो आप कहीं भी चले जा रहे हैं, तो फिर कोई अचीवमेंट नहीं रहेगी। जैसे जब बहुत सारे वैज्ञानिक बताते हैं कि डोपामिन और बहुत सारे जो हार्मोन होते हैं, तो जब हम कुछ जीवन में अचीव करते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं। लेकिन वो हैप्पी हार्मोन कब रिलीज होंगे, जब आपको अपना लक्ष्य पता हो। तो शुभेच्छा का मतलब होता है एक लक्ष्य का निर्धारण, सेटिंग द गोल, ये गोल है, ये एम है, ये लक्ष्य मेरे जीवन। शुभेच्छा पहली चीज। जब तक लक्ष्य नहीं तब तक कोई प्रैक्टिकल पाथवे नहीं, कोई ब्लिसफुल लाइफ नहीं, फिर तो नदी में हाथ वहां बहते रहिए, यही जीवन। दूसरे नंबर पे है विचारणा। अब लक्ष्य तो हमने निर्धारित कर लिया कि मैं जीवन में ये प्राप्त करना चाहता हूँ, ये मेरा अंतिम लक्ष्य है। उसके बाद होता है, जिसको हम कहते हैं गोल के बाद होता है प्लानिंग। अच्छा, अब इसको प्राप्त कैसे करेंगे, उसकी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करना। तो लक्ष्य, शुभेच्छा, विचारणा का मतलब है प्लानिंग करना। फिर तीसरे नंबर पे तनुमानसा। अब तनुमानसा क्या है, मेरे पास एक लक्ष्य है, आई हैव अ गोल, मेरे पास उसकी कंप्लीट प्लानिंग है, ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग। मैंने जो कुछ भी योजना, जो कुछ भी रणनीति बनाई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसको भौतिक जगत को उतारना, उसी के अनुसार आचरण करना। तो लक्ष्य बनाइए, प्लानिंग करिए उसके लिए, और उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करिए। और जब ये चीज करेंगे तो फिर जो चौथी है, दैट इज द सत्वापत्ति। फिर हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाएगी, फिर हम ब्लिसफुल लाइफ की तरफ चलने लगेंगे। तो उसको कहा गया सत्वापत्ति। उसके बाद नेक्स्ट है असंशक्ति। फिर जो अननेसेसरी है, अनवांटेड डिस्टर्बेंस या अनवांटेड फैक्टर्स जो हमारे लाइफ में हमसे दूर होने लगे, असंशक्त होने लगे। पदार्था भावना मतलब कोई बैड इंप्रेशन, बैड मेमोरी या कुछ भी हमारे लाइफ में अगर है, वो भी दूर हो जाए। और अल्टीमेटली हम तुरी की अवस्था में पहुंच जाएंगे, जिसको मैंने लिखा था ब्लिसफुल लाइफ, एक आनंद की पूर्ण अवस्था, जहां पर हम जीवन को सोद्देश्य जी रहे। ये मेरा लक्ष्य था, ये मेरी योजनाएं थी और मैं इसको कर रहा हूं, और ये आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए इस तरह की कामना, इस तरह की इच्छा से हम इस पूरे प्रैक्टिकल पाथवे को कंप्लीट करते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे आपसे कहना था। लास्ट में एक वर्ड और है
कि इसमें 4 मोक्ष के 4 साधन बताए गए हैं। उन 4 साधनों में है कि सबसे पहले कि हम साधु संग करें, अच्छी कंपनी डेवलप करें, संतोष करें, विवेक लेके आए और अपने अंदर वैराग्य लेके आए। तो ये 4 पिलर्स ऑफ फ्रीडम इसमें डिस्कस किया गया है योग वासिष्ठ में कि सबसे पहले तो हम साधु संग, कि अगर हमारी कंपनी अच्छी है, हमारी सराउंडिंग अच्छी है, तो हमारी थिंकिंग, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे एक्शंस बहुत ऑर्गेनाइज होंगे। उसके साथ साथ फिर हमें संतोष करना है। वी हैव टू लर्न द आर्ट टू एंजॉय आवर प्रेजेंट, कि हमारे पास वर्तमान में जो कुछ भी है उसका पूर्ण आनंद लेने की कला सीखना है। उसके बाद वैराग्य और विवेक, जो हमारी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है और द पावर टू सी एज इट इज, इन दोनों पावर का प्रयोग करना। और इस तरह से हम एक प्रैक्टिकल पाथवे फॉर ब्लिसफुल लाइफ को हम इस योग वासिष्ठ में देख सकते हैं। क्योंकि योग वासिष्ठ अपने आप में इतना बड़ा ग्रंथ है कि इसके एक विषय पे घंटों बात की जा सकती है, लेकिन ये सार में जो कुछ भी मेरे तरफ से संभव था मैंने आप सबके समक्ष अपनी बात रखी।